नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस की तैयारी जो है वो परवान पे है। पिछले दो वीडियो में राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर आए हुए साइंस के कुछ क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। 14 जुलाई को जो पहली पारी के अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने डिटेल से शेयर करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। आज अपन जो है वो 14 जुलाई 2019 सेकंड पारी के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आए थे उनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 14 जुलाई 2019 को सेकंड पारी राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी धातु है वो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सी धातु है वो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है। तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है और इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे प्लेटिनम, बी ऑप्शन दिया हुआ था इसके अंदर चांदी, सी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था सोना और डी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था लोहा। ठीक, अब देखिए बहुत ही अच्छी, यदि आपने किसी बुक के अंदर एक लाइन पढ़ी है, एक नाम पढ़ा होगा आपने, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु यानी उत्कृष्ट धातुएं वे होती है जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है और जिन धातुओं से आभूषण बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आभूषण यदि बनाना है तो अपने को धातु जो है उसको गर्म करना पड़ेगा और गर्म करते हैं तो कम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी जो कम अभिक्रिया के कारण नए यौगिक का निर्माण नहीं करेगी। और उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती है? प्लेटिनम, प्लेटिनम, चांदी और सोना। सोना, चांदी, प्लेटिनम जो होती है वो उत्कृष्ट धातु होती है और उत्कृष्ट धातुएं जो होती है वो कम अभिक्रियाशील होती है। अपने से क्वेश्चन पूछा गया तांबे से अधिक अभिक्रियाशील, इसका मतलब प्लेटिनम, चांदी और सोना जो है वो तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील हो ही नहीं सकती। फिर बचती कौन सी है? बचती है लोहा। बचती क्या है? लोहा। अब आप कहेंगे सर इसके बारे में और यदि अपन डिटेल से याद करें तो क्या करें? इसके लिए आपको एक ही श्रेणी याद करनी होगी जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जो एनसीईआरटी के अंदर आपको दी हुई है, इसके अनुसार सबसे सक्रिय धातु होती है या सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, फिर लोहा, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ठीक है, अब देखिए, अब अपन कहते हैं कि सक्रियता श्रेणी के अंदर जो धातु ऊपर होती है वो ज्यादा सक्रिय होती है और जो नीचे होती है वो क्या होती है? कम सक्रिय। तो देखिए कॉपर जो है वो लोहे से क्या है? नीचे है। तो तांबे से अभिक्रियाशील कौन सा हो गया? लोहा। लेकिन चांदी और सोना जो है, प्लेटिनम जो है वो उत्कृष्ट धातु होती है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे नीचे होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए इनका उपयोग है वो आभूषण बनाने के अंदर किया जाता है। तो तांबे से अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? लोहा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था कि कैल्शियम क्लोराइड का
रासायनिक सूत्र, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। 4 ऑप्शन आपको इसके अंदर दिए हुए थे। एक दिया हुआ था CaCl2, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था CaCl, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपको CaCl3, अगला ऑप्शन दिया हुआ था आपको CaCl4। अब अपने को पता है रासायनिक सूत्र, यदि अपने को किसी भी यौगिक का ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने को उसकी संयोजकता का नॉलेज होना जरूरी है, संयोजकता का ज्ञान होना जरूरी है। आपको पूछा गया है कैल्शियम क्लोराइड, आप कहोगे ये हो गया कैल्शियम है और ये हो गया क्लोराइड। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। और क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है? 1। रासायनिक सूत्र ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको संयोजकता का नॉलेज। और यदि आपको संयोजकता का नॉलेज है तो आप क्या करोगे, जिस तत्व की संयोजकता है वो उसके नीचे लिख दो और लिखने के बाद संयोजकताएं हैं वो आपस में बदल दो। यानी कैल्शियम की संयोजकता है वो क्लोरीन के लगा दो और क्लोरीन की संयोजकता वो कैल्शियम के लगा दो और ये बन गया CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कास्टिक पोटास यानी किसको है वो कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। 14 तारीख को सेकंड पारी के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस यौगिक को है वो कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक तो दिया हुआ था NaN3, एक दिया हुआ था आपसे NaCl, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था NaOH और एक दिया हुआ था NaNO4। ठीक है, अब ये तो देखो कल्पना मात्र के सूत्र है। ठीक है, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं साधारण नमक। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं साधारण नमक। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH इसका साधारण नाम होता है कास्टिक पोटास। इसका और सामान्य नाम होता है कास्टिक पोटास। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कास्टिक सोडा का सूत्र, और तो कास्टिक सोडा का तो सूत्र होता है NaOH और कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा जीव, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जीव है जो मेजबान की कोशिकाओं में जनन करता है। कौन सा जीव जो है वो मेजबान की कोशिकाओं में जनन करता है? और इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए थे वायरस, जीवाणु, कवक और अगला ऑप्शन था इसके अंदर प्रोटोजोआ। अगला ऑप्शन था प्रोटोजोआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपन जानते हैं कि वायरस जो होता है वो न तो सजीव होता है और न निर्जीव होता है। वायरस जो होता है वो न तो सजीव होता है और न ही निर्जीव होता है। इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो पहले निर्जीव अवस्था में होता है। वायरस जो होता है इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसको जीवन यापन करने के लिए एक सजीव कोशिका की आवश्यकता होती है।
इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो जीवों की कोशिकाओं के अंदर जनन करता है, ये सारी रासायनिक क्रियाएं करता है, वो कौन होता है? वायरस। वायरस एक निर्जीव कह सकते हैं अपन, लेकिन जैसे ही ये सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तो अपनी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो गया वायरस। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, बाकी जो है इनको जनन के लिए किसी भी जीव की आवश्यकता नहीं होती। ये खंडन विधि के द्वारा या विखंडन विधि के द्वारा अपने आप अपने शरीर से नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किस कोशिकांग को पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस कोशिकांग को पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। अब अपने को पता है इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या अपन कह सकते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, या इसको बोलते हैं कोशिका का ईंधन घर। ठीक है, या इसको बोलते हैं कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसकी खोज की थी अल्टमान ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अल्टमान, और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोप्लास्ट। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था क्या? बायोप्लास्ट। और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंडा। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंडा, और बेंडा ने बायोप्लास्ट का नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। नाम क्या दिया? नाम दिया बायोप्लास्ट। और बेंडा ने जो है वो इसको क्या नाम दिया? बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको मैं बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। अभी कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा भी जाता है, नॉर्मल नाम आ जाता है सूत्रकणिका, लेकिन हम बार बार क्या पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो सीधी सी बात है, अपने से गलती हो जाती है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आप कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज चलो अल्टमान ने कर दी थी, इसको नाम दे दिया बायोप्लास्ट, और बायोप्लास्ट को नाम माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया बेंडा ने। लेकिन कौन वो वैज्ञानिक था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, ईंधन घर या बिजली घर कहा था? तो वो वैज्ञानिक था फिलिप सीवेविटज। फिलिप सीवेविटज। फिलिप सीवेविटज ने क्या किया? फिलिप सीवेविटज ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा था। फिलिप सीवेविटज ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शरीर के किस भाग में, मानव शरीर के किस भाग में पीतरस संग्रहित होता है? पीतरस संग्रहित होता है। मानव शरीर के किस भाग में पीतरस जो है वो संग्रहित होता है? और इसके जो ऑप्शन थे उसमें 1 नंबर था वृक्क यानी किडनी। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो इसके अंदर दिया हुआ था लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसके अंदर दिया हुआ था पित्ताशय। और 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इसके अंदर दिया हुआ था वसा उत्तक। वसा उत्तक। ठीक, एक बार पोस्टमैन के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीतरस का निर्माण कहां होता है। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है कि पीतरस का निर्माण तो होता है यकृत में। हमारे शरीर के अंदर पीतरस का निर्माण तो होता है यकृत के अंदर, लेकिन ये स्टोर, इसका जो संग्रहण है वो होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर के किस अंग में या किस भाग के अंदर है वो पीतरस का संग्रहण होता है? तो पीतरस का जो संग्रहण होता है वो होता है पित्ताशय में। और यही क्वेश्चन यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए
कि पीतरस का निर्माण कहां पर होता है, तो पीतरस का निर्माण कहां होता है, यकृत के अंदर। पीतरस का निर्माण कहां पर होता है, यकृत के अंदर होता है। क्लियर? चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? और इसके जो ऑप्शन थे वो है कार्य, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर था दबाव, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर था ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन इसके अंदर था त्वरण। चौथा ऑप्शन जो था इसके अंदर वो था त्वरण। अब अपन कहते हैं कार्य क्या होता है? कार्य का मतलब होता है बल लगाने पर किसी भी वस्तु का अपनी जगह छोड़ना क्या कहलाता है? कार्य। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल वो है, वो कार्य नहीं है। ठीक है, कार्य में बल है वो एकांक क्षेत्रफल पर नहीं लगता है, किसी भी दिशा से बल लग सकता है, और किसी भी दिशा से यदि बल लगने पर वस्तु अपना स्थान छोड़ देती है तो वो कंडीशन क्या होती है? कार्य होती है। ठीक है, अगला ऊर्जा। अब हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा ज्यादा होगी, कार्य की क्षमता ज्यादा होगी। अगला त्वरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और पहली पारी में क्वेश्चन भी आया था कि त्वरण की इकाई त्वरण होती है। वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो अब बचा क्या? दबाव, या इसको बोलते हैं दाब। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? एकांक क्षेत्रफल। यदि मैं एकांक क्षेत्रफल इस प्रकार से यदि दाब बल लगा रहा हूं तो ये क्या है? ये दाब है। ठीक है, और दाब का ही एक भाग और होता है प्रणोद। यदि किसी सतह के लंबवत बल लगता है, यदि किसी सतह के लंबवत बल लगता है तो वो होता है प्रणोद। और यदि कम एरिया के अंदर या इकाई क्षेत्र के अंदर यदि बल लगता है तो वो होता है दाब। इकाई क्षेत्रफल में यदि बल लगता है तो वो होता है दाब, और यदि किसी सतह के लंबवत बल लगता है तो वो क्या होता है? प्रणोद। और यदि बल लगाने पर कोई वस्तु अपनी जगह छोड़ती है तो वो क्या होता है? कार्य। और कार्य करने की क्षमता होती है वो ऊर्जा, और वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है? त्वरण। वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है? त्वरण होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी भी गतिशील कोई भी गतिमान वस्तु है, उसका द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान तथा कोई भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ठीक है, और इसके अंदर ऑप्शन जो है उसमें पहला दिया हुआ था आपको संवेग, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था श्यानता, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था पृष्ठ तनाव, चौथा ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ था बल आघूर्ण। क्वेश्चन पूछा गया था कोई भी गतिशील वस्तु है उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आप कहोगे उसको बोलते हैं क्या? संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। आप कहोगे द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं किससे? m से, और वेग को करते हैं v से। तो P बराबर mv क्या होता है? संवेग होता है। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। चलिए आगे। श्यानता क्या होता है? श्यानता किसी भी द्रव्य की परतों के बीच जो बल लगता है, कोई भी द्रव्य है उसकी परतों के बीच अपन कह सकते हैं कि जल जो होता है वो शहद की अपेक्षा ज्यादा गतिशील होता है या चलायमान होता है। ठीक है, क्यों? जल के अंदर बहाव का गुण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि शहद की परतों के बीच में जो बल लग रहा है
वो जल की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो किसी भी द्रव्य की परतों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं श्यानता। ठीक है, अगला है पृष्ठ तनाव। सीधी सी बात है, पृष्ठ और द्रव्य के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मतलब होता है किसी भी एक्स के चारों ओर घूमने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उस, या जो चारों ओर घूमने में जो बल सहायक होता है उसको बोलते हैं आघूर्ण। देखिए, घूर्ण से आप घूर्णन कह सकते हो। तो किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसको क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, स्वेग कहलाता है। स्वेग को व्यक्त करते हैं P से, और P बराबर होता है mv। P बराबर mv, m द्रव्यमान, v क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शक्ति का मात्रक, या आप कह सकते हैं शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई। ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए थे आपको जूल, ऑप्शन आपको इसके अंदर दिए हुए थे जूल। अगला आपको दिया हुआ था पास्कल, अगला आपको दिया हुआ था वाट, और अगला आपको दिया हुआ था कैंडेला। अगला आपको ऑप्शन दिया हुआ था कैंडेला। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि शक्ति की इकाई, देखिए जूल जो होता है वो कार्य की, कार्य को कह दो चाहे ऊर्जा की कह दो, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जूल जो है वो कार्य ऊर्जा की इकाई होती है, पास्कल जो होता है वो दाब की इकाई होती है, और वाट जो है वो किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है, और कैंडेला जो होती है वो होती है ज्योति तीव्रता की। कैंडेला जो इकाई होती है वो किसकी होती है, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। तो अपन कहते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, इस लेवल से आप जो जितनी भी अपन कह सकते हैं भौतिक इकाइयां हैं जिसे शक्ति का पूछा गया, तो आपको बाकी ये भी इस समय क्या करने, याद करने। इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, रिपीट होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विद्युत धारा मापने के, अगला क्वेश्चन 14 तारीख को सेकंड पारी के अंदर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए मापने का यंत्र, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विद्युत धारा मापने का यंत्र, और इसके अंदर 4 ऑप्शन थे। पहला था स्पेक्ट्रोस्कोप, पहला ऑप्शन था स्पेक्ट्रोस्कोप। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था मल्टीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था मल्टीमीटर। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ था एमीटर। ठीक है, अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप जो शब्द है वो बना हुआ है स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम। अब आप कहोगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रकाश के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और उन 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो उसी को विभेद करने के लिए जो उपकरण काम में आता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। अगला है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो होता है वो मापता है आवेश, ये मापता है वोल्टेज, और ये मापता है प्रतिरोध। मल्टीमीटर जो होता है वो मापता है आवेश, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो अगला है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मापता है वोल्ट। तो बचा कौन सा, एमीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि ठंडी हवा की परत, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था
कि ठंडी हवा की परत के जरिए, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी का गुजरने पर, बारिश के पानी का गुजरने पर, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश का पानी गुजरने पर बनता है। क्या बनता है? सीधी सी बात है। अपन कहते हैं कि यदि ठंडी हवा है, उसके अंदर से यदि बारिश का पानी गुजरेगा तो वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और जम जाएगा तो क्या बनेगा? ओलावृष्टि। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 तारीख को सेकंड पारी के अंदर पूछा गया था आपसे कि ठंडी हवा की परत के जरिए यदि बारिश का पानी गुजरता है तो क्या बनता है? तो क्या बनते हैं? ओलावृष्टि का निर्माण होता है। क्या होता है? ओलावृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप का कौन सा भाग, पादप का कौन सा भाग जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है? जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। इसके अंदर ऑप्शन जो थे वो थे तना, दूसरा ऑप्शन था जड़, तीसरा ऑप्शन था पत्ती, और चौथा ऑप्शन था शाखा। चौथा ऑप्शन था शाखा। हम कहते हैं तना जो होता है वो पादप को सहारा प्रदान करता है। ठीक है। पत्ती जो होती है वो पादप में भोजन निर्माण का कार्य करती है। तो इसके अंदर कौन बच गया? जड़। जड़ जो होती है वो पादप के अंदर जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जल जो है वो पादप के अंदर, जड़ जो है वो पादप के अंदर जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। क्लियर है? पादप के अंदर खनिज लवणों और जल का अवशोषण कौन करती है? जड़ करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप, गुरुत्वाकर्षण के बल का माप देखिए। और इसके ऑप्शन जो है वो दिए हुए थे गति, आप कहते हो इसका ऑप्शन था घनत्व एक, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था भार, और चौथा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था वेग। देखिए गति क्या होती है? आप कहते हो किसी भी वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कर रही है? गति कर रही है। अगला घनत्व। घनत्व आप कहते हो कि एक क्षेत्रफल के अंदर जो द्रव्यमान का माप होता है, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित द्रव्यमान या एकांक क्षेत्रफल के अंदर जो द्रव्यमान का माप होता है वो क्या होता है? घनत्व। अगला वेग। देखिए गति और वेग में क्या फर्क है? गति जो है वो अपनी एक स्थिति परिवर्तन है, लेकिन यदि समय के साथ स्थिति परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है? वेग होता है। समय के साथ यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है? वेग। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण आप कहते हो कि पृथ्वी की ओर बल लगता है। कोई भी वस्तु है वो पृथ्वी की ओर यदि आकर्षित हो रही है तो उसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। यदि हमें कोई भी वस्तु को उठाते हैं तो पृथ्वी क्या कर रही है? उसको अपनी ओर खींच रही है। तो हमें क्या महसूस होता है? उस वस्तु का भार महसूस होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? भार। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है उसको बोलते हैं भार, और भार बराबर होता है W बराबर mg। W बराबर mg। भार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो 14 तारीख को द्वितीय पारी के अंदर पूछे गए थे मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, आप इनको ढंग से देखें, इनसे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को है वो बहुत अच्छा अंजाम देके और आप सक्सेस हो। धन्यवाद।